हाय गाइस, मैं हूं कबीर द्विवेदी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल की सेकंड क्लास। ठीक है, जैसे कि पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल की खोज कब हुई, साथ में सेल में जो सेल थ्योरी दी गई स्लाइडर और सॉल के द्वारा वो कब दी गई, किस ईयर में दी गई। और इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो सेल की स्टडी में डेवलपमेंट हुआ वो माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के थ्रू हुआ। तो वो कब डिस्कवर किए गए, किसने डिस्कवर किए, तो वहाँ पर एक हम लोगों को पैटर्न क्लियर हो गया कि इस पैटर्न में सेल की डिस्कवरी हुई है या सेल के ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी हुई है। तो वहाँ पर जो हम लोगों ने सेल थ्योरी में कुछ फंक्शंस पढ़े थे सेल के, तो उसमें से पहला फंक्शन क्या था, दैट सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्ट्रक्चर किसके द्वारा बनाया जाता है, सेल के द्वारा बनाया जाता है, और साथ में कुछ सेल के द्वारा फंक्शंस किए जाते हैं। उन फंक्शंस में देखिए क्या था, पहला तो आपका था मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो किसके थ्रू की जाती है, सेल के थ्रू की जाती है। ठीक है, या फिर सेल के अंदर होती है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट जो बायोमॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, सेल के द्वारा होता है। यानी कि जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड्स को, फैट्स को, तो ये जा करके इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाते हैं वहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद। उसके बाद ये अब्जॉर्प्टिव सेल द्वारा रिसीव किए जाते हैं और अब्जॉर्प्टिव सेल द्वारा अदर सेल को ट्रांसफर करते हुए ये सारे टिश्यूज तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, सेल के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेल रहती है, सेल में आपका रेस्पिरेशन होता है, सेल जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है वो भी आपका सेल में होता है। तो यहाँ पर ढेर सारे प्रोसेस होते हैं जो सेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं मेनली जो सेल का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल। तो देखिए यहाँ पर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल में हम लोग सिर्फ सेल के मेन फंक्शंस देखते हैं, जिसमें से हम लोग ये देखेंगे कि जो सेल है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करती है, क्योंकि जो एनिमल की बॉडी होती है, जो प्लांट की बॉडी होती है, वो ग्रोथ तभी करती है जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जब सेल में ग्रोथ होता है तो बॉडी में ग्रोथ होता है। यानी कि मेरे जैसे कि ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स कब निकलेंगे, जब मेरी सेल ग्रोथ करेगी है। तो सेल ग्रोथ कब करेंगे, जब उनको प्रॉपर प्रोटीन मिल पाएगा। तो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो भी सेल के अंदर होता है। तो सेल जो रहती है प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करती है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करती है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है। साथ साथ में सेल के अंदर भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं कि वो एनर्जी फॉर्मेशन कैसे करती है, या प्लांट सेल में प्लांट्स जो रहते हैं अपने लिए फूड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करता हूँ यहाँ पर, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल। ठीक है, जो यहाँ पर जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, पहले हम लोग प्लांट सेल के लिए थोड़ा सा बायोलॉजिकल प्रोसेस देख लेते हैं। प्लांट सेल में जो प्लांट सेल होती है वो प्लांट्स के लिए क्या बनाती है, फूड फॉर्मेशन करती है। एक्चुअल में जैसे हमको फूड की नीड होती है कोई भी कार्य करने के लिए, वैसे जो प्लांट्स होते हैं उनको भी ढेर सारे कार्य करने होते हैं। एक्चुअल में तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत रहती है एक ही स्थान पे खड़े रहने के लिए ना। तो मैकेनिकल सपोर्ट में वो लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उनको फूड से मिलेगी। ठीक है, तो प्लांट्स भी अपनी जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उनके लिए उनको भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ये एनर्जी बनाई कहाँ से जाएगी, ये एनर्जी बनाई जाएगी सेल में। ठीक है, तो प्लांट सेल में देखिए क्या होता है कि जो प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लांट सेल में एक आपका ऑर्गेनेल होता है। मैं पार्टिकुलर एक ही ऑर्गेनेल की भी बात करूंगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो प्लांट सेल रहती है, प्लांट सेल में जैसे अपनी सेल में जो आपकी एनिमल सेल रहती है या ह्यूमन सेल रहती है, इसमें ढेर सारे ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है ना, ऐसे ढेर सारे आपको ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे। वैसे जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो ये ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। एक्चुअल में प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। जैसे अपने में आपके ढेर सारे ऑर्गेनेल्स हैं, वैसे ही प्लांट सेल में ढेर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। मोस्टली ऑर्गेनेल कॉमन होते हैं,
यानी कि जो ऑर्गेनल्स, जो कोशिकाओं एनिमल सेल में पाए जाते हैं, मोस्टली वही कोशिकाओं किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली प्लांट सेल में पाए जाते हैं बट एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। और ऐसे ही कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये प्लास्टिड्स होता है, ठीक है, प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। और जो प्लास्टिड्स होते हैं ये आपके कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट और तीसरा आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर ढेर सारे ऑर्गेनल्स हैं वैसे प्लांट सेल में भी ढेर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और उन्हीं ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गेनल क्या है आपका प्लास्टिड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लास्टिड्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं, है ना। यानी कि एक ही सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा है, क्रोमोप्लास्ट भी पाया जा रहा है, ल्यूकोप्लास्ट भी पाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक सेल में बेसिकली एक ही इसमें से प्लास्टिड्स पाया जाएगा, चाहे क्लोरोप्लास्ट होगा तो बाकी दो नहीं होंगे या फिर क्रोमोप्लास्ट होगा तो बाकी ये दो नहीं होंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के उनमें डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट्स के उन्हीं टिश्यूज में पाया जाता है जो ग्रीनिश होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ग्रीन कलर के क्या होते हैं, कुछ जो तने होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, मोस्टली जो पत्तियां होती हैं वो भी ग्रीन कलर की होती है। तो जितना भी ग्रीन कलर का टिश्यू होता है प्लांट्स में वहां पर क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ग्रेनिश टिश्यूज जो रहते हैं आपके, ग्रेनिश टिश्यूज वहां पर क्या पाया जाता है, उनका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यानी पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। जो फलों का हरा रंग होता है, जो कच्चे फल होते हैं जैसे मिर्च होती है, कच्चे आम होते हैं, ठीक है, उन सब में भी क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि पेड़ों में जितना भी पोर्शन ग्रीनिश होता है वहां पर क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट कहां पर पाया जाता है, प्लांट्स में जितने भी टिश्यूज कलरफुल होते हैं अदर दैन ग्रीन कलर, ठीक, ग्रीन कलर को छोड़ के अगर कोई अदर कलर पाया जा रहा है प्लांट्स में कहीं पर भी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपको क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो फलों का पकने के बाद कलर होता है वो डिफरेंट कलर रहता है, जो फूलों का कलर रहता है वो डिफरेंट कलर होता है, ग्रीनिश कलर नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पके फल रहते हैं या कलरफुल फ्रूट्स रहते हैं, साथ में जो फ्लावर्स रहते हैं आपके कलरफुल, उनमें आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है बल्कि क्या पाया जाता है, वहां पर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पपीते में, जो पपीता होता है, पपीते में कौन सा पाया जाता है, कैरिका जैंथिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। पपीते का जो रंग रहता है, पीला रंग रहता है पकने के बाद, जो हल्का सिंदूर कलर से मैच करता है, वो किसकी वजह से होता है, कैरिका जैंथिन की वजह से होता है, ठीक है। जो सेब का रेडिश कलर रहता है, जिसकी वजह से सेब क्या रहता है, आपका रेड कलर रहता है पकने के बाद, वो क्या होता है, आपका एंथ्रोसायनिन होता है। तो आप देखेंगे मोस्टली जहां पर भी फलों में रेड कलर होगा वो मोस्टली किसकी वजह से होता है, एंथ्रोसायनिन की वजह से होता है। जो लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, एंथ्रोसायनिन के कारण होता है, ठीक है। मिर्च की जो कड़वाहट रहती है वो कैस्नोजन की वजह से होती है, ठीक है। मिर्च की कड़वाहट कैस्नोजन की वजह से होती है, जबकि मिर्च का लाल रंग किसकी वजह से होता है, एंथ्रोसायनिन की वजह से होता है। मिर्च का हरा रंग किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। मैंने बताया कि जहां पर भी आपको ग्रीन कलर दिखेगा तो ग्रीन कलर के लिए आपको क्या करना है, वहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी अगर कोई कलर है तो वहां पर क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा, ठीक है।
जो सेव कलर रहता है वो एंथ्रोसायनिन की वजह से होता है। आप देखेंगे जो हल्दी होती है, कोरिएंडर है ना, तो ये हो जाएगा। ये जो आपका रहता है हल्दी का कलर किसकी वजह से होता है? ज़ैंथोफिल की वजह से होता है, ठीक है। जो गाजर रहती है, गाजर का कलर नारंगी कलर किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। वैसे जो गाय का घी रहता है, जो गाय का दूध रहता है, वो भी हल्का येलो कलर में होता है, और वहां पर भी क्या पाया जाता है? आपका कैरोटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो रहते हैं इनकी वजह से क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर के अलावा अदर कलर पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि प्लांट्स में वो टिश्यूज, वो ऊतक जो हरे रंग के अलावा किसी और रंग के होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? आपका क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, और डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट टाइप के क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये वर्णक होते हैं जिनकी वजह से रंगों का कलर आता है, ठीक है। हाँ, आप कह सकते हो पेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दोनों पोर्शन रहते हैं, ये कह सकते हो कि जहां पर प्रकाश पड़ता है, प्लांट्स की वो अंग जहां पर प्रकाश पड़ता है, वहां पर या तो क्लोरोप्लास्ट होगा या तो क्रोमोप्लास्ट होगा, ठीक है। जहां पर प्रकाश पड़ सकता है, जैसे तने में प्रकाश पड़ता है, टहनियों में प्रकाश पड़ सकता है, फलों में प्रकाश पड़ता है, और आपका फूलों में भी प्रकाश पड़ता है। यानी कि जितना भी प्लांट्स का वो स्ट्रक्चर जो खुला रहता है ना, उन सब में क्या होता है? आपको क्लोरोप्लास्ट होता है या तो क्रोमोप्लास्ट होता है। ग्रीन कलर में क्लोरोप्लास्ट होगा, बाकी अदर कलर्स में क्रोमोप्लास्ट होगा। जो ल्यूकोप्लास्ट रहता है, ये कुल मिलाकर के प्लांट्स के उन टिश्यूज में पाया जाता है जहां पर प्रकाश नहीं पड़ सकता है, ठीक है। अब प्लांट्स के वो पार्ट क्या होते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पड़ सकता है, तो आप कह सकते हो कि ये कुल मिलाकर के जड़ों में पाया जाता है। जो जड़ें होती हैं, जड़ों में क्या होता है? प्रकाश नहीं पड़ता। रूट्स में प्लांट्स की क्या होता है? वहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर कौन सा प्लास्टिड्स पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट के जो डिफरेंट प्लेसेस की सेल हैं, वहां पर डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। इनमें से जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है या ग्रीनिश कलर पोर्शन में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पौधे क्या करते हैं, वनस्पतियां क्या करती हैं? अपने भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। तो मान लेते हैं जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की हम एक ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल में हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, यहां पर बना ले इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे आपके जैक्स बने होते हैं, मैं बहुत अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, तो इतना फास्ट में नहीं बना पाऊंगा। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके के आपको सेल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे सेल्स, मतलब ये कोशिकाएं नहीं है ना। ये कोशिका का एक अंग होता है। जैसे यहाँ पर देखो छोटे छोटे अंग है ना, वैसे ही जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में एक छोटा सा अंग होता है उसका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि हरे स्थान में पाया जाता है। आप इसे आप संपूर्ण कोशिका नहीं कह सकते हो, ठीक है। ये कोशिका का सिर्फ एक छोटा सा रूप होता है, छोटा सा अंग होता है। हाँ, रूप भी नहीं कह सकते इस तरीके से। वैसे इसका स्ट्रक्चर जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं उतनी अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये जो रहता है ना। अभी आप देखिए जो प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल में उनका एक छोटा सा कोशिकांग होता है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो पत्तियां होती है, ठीक है, ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में आपने देखा होगा कि पत्तियों में एक स्ट्रक्चर्स बना रहता है। अगर पत्तियां सड़ जाती है तो देखो उसमें एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है,
पत्तियां जो जमीन में लग करके सड़ जाती है उनमें देखो एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ऐसे इस तरीके से लाइंस बनी होती है ना, और उसी के ऊपर क्या होता है, ग्रीनिश कलर की पेंट चढ़ी होती है, तो वो हरी पत्ती रहती है। तो एक्चुअल में इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये क्या होती है, गार्ड सेल होती है। तो इन गार्ड सेल से क्या बना होता है, इन गार्ड सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। आप देखेंगे प्लांट के बीच में एक इस तरीके की लाइन होती है ना, ये आपकी गार्ड सेल की होती है, और इन गार्ड सेल में ऐसे ढेर सारी छोटी छोटी लाइनें भी बनी होती हैं जिनमें आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। वो आप जब देखेंगे किसी सूखी पत्ती को तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देंगे। वैसे तो ढेर सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, तो आपको उसमें देखना होगा। ये मैंने तो 2 ही बनाए हैं यहाँ पर, वो बहुत सारी संख्या में होते हैं, ठीक है। तो ये जो गार्ड सेल होती है, ठीक है, इन गार्ड सेल में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, इन पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये जो गार्ड सेल के स्टोमेटा होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। कुल मिलाकर के जैसे कि हमारे लंग्स स्क्वीज करते हैं फंक्शन के टाइम, है ना, फूलते हैं पिचकते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये भी क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और ओपन होने के बाद क्या करते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो इनके अंदर एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं, फिर ओपन होते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये जो आपका गैसेस ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज है, ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा रहते हैं, ये जब ओपन होते हैं तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में घुलने के बाद इन स्टोमेटाज के द्वारा क्या की जाती है, रिसीव की जाती है। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा के ओपन होने पर यहाँ पर अंदर जाएगी, और इसी के नीचे जो सेल्स होंगी, क्योंकि पत्ती क्या होती है, हरी होती है, तो इसकी सेल में एक कोशिकांग क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है। पहले तो गार्ड सेल जो है, ये जो गार्ड सेल होती है, ये स्टोमेटा को ओपन करेगी, स्टोमेटा ओपन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इंटर होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब इनमें इंटर होगा तो इन्हीं के नीचे सेल्स बिछी हुई है, सब कोशिकाएं बिछी हुई है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उन कोशिकाओं में स्ट्राइक करेगा जाकर के, और उन कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। तो आप इसकी एक इमेज विजुलाइज कर सकते हैं कि दरवाजा ओपन हुआ, कोई अंदर आया और अंदर जाकर के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ गया। ये स्टोमेटा ओपन हुए, कार्बन डाइऑक्साइड आया और एक कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में चला गया, और इन कोशिकाओं में कहां पर बैठ गया, जाकर के क्लोरोप्लास्ट में बैठ गया जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हुआ, ठीक है, जो कि गार्ड सेल पे बने होते हैं। ये स्टोमेटा कहां पर बने होते हैं, गार्ड सेल पे बने होते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये आकर के यहीं पर स्ट्राइक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि ये पत्ती बनी हुई है आपकी, है ना, ये पत्ती है, तो ये पत्ती कहीं ना कहीं तने से और तना कहीं ना कहीं जड़ों से जुड़ा रहता है इस तरीके से। तो ये जड़ें क्या करती हैं, ये जड़ें जल का अवशोषण करती है, ठीक है। हम लोग पेड़ों को सींचते हैं ना, जब पेड़ों को सींचते हैं तो जड़ें क्या करती हैं, वहां पर जल का अवशोषण करती हैं, और ये जो जल का अवशोषण है, ये अवशोषण करने के बाद ये जल को पूरे पेड़ में ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। ये जो जल है, इस जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो पत्तियों को रहती है, क्योंकि पत्तियां क्या बनाने जा रही हैं, पौधों के लिए भोजन बनाने जा रही है, ठीक है। अब पत्तियां कर रही भोजन का निर्माण, इनको चाहिए जल। तो ये क्या होगा, ये जल एक आपका जाइलम नाम का यहाँ पर टिश्यू रहता है, जो पूरे प्लांट्स की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब वो जाइलम क्या रहेगा, सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, आप कह सकते हो जो जाइलम टिश्यू रहता है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू रहता है, जो कई टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, जटिल ऊतक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए थाइलम क्या होती है, एक प्रकार से आप उनको पाइप समझ सकते हो, ठीक है।
वो पाइप क्या करती हैं, इस जल को यहाँ से रिसीव करती हैं जड़ों से और पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है, जाइलम जल का परिवहन करता है पौधों में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पौधों में किस ऊतक द्वारा जल का परिवहन किया जाता है, तो वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, जो CO2 है, ये CO2 किसके द्वारा है, स्टोमेटा के ओपन होने के द्वारा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसी पोर्शन में ये जो पाइप्स लगी हुई होती है, ये पत्तियों के बीच सेल है, तो यहाँ पर देखो एक पाइप लगी हुई है जो नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ पर ये वाटर को रिसीव कर रही है। वाटर को रिसीव करने के बाद ये वाटर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होकर के आएगा और यहाँ पर देखिए ये जो छोटे छोटे यहाँ पर सेल्स हैं, सेल का मतलब यहाँ पर कोशिका नहीं, यहाँ पर आप कह सकते हो डिब्बे हैं ना, ये जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर को पहले स्टोर करते हैं। ये क्या करेंगे, वाटर को पहले स्टोर करेंगे। इनको बोलते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में भी अरेंज कर दे रहा हूं, वैसे तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके देखिए ग्रैनम्स है, ये आपके ग्रैनम्स है और इनसे जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम लैमिनी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रैनम लैमिनी। तो ग्रैनम लैमिनी तक पहुंचने से पहले वो इन छोटे छोटे बॉक्सेस में आता है। इन बॉक्सेस में क्या होता है आपका, इन बॉक्सेस में पहले वाटर स्टोर किया जाता है कि भाई भोजन जो है वो कहाँ पर बनेगा, भोजन बनेगा इस पोर्शन में, इसको बोलते हैं ग्रैनम लैमिनी। ठीक है, और ये जो रहते हैं ये छोटे छोटे बॉक्स, इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। तो स्ट्रोमा लैमिनी का यहाँ पर वर्क क्या होता है, वाटर को स्टोर करना। वाटर को स्टोर कैसे करना भाई, यहाँ पर मान लेते हैं भोजन बनाना है, अब मान लेते हैं आपको राइस बनाना है। ठीक है, राइस आपके लिए भोजन है, आपको राइस बनाना है। अब राइस में जो क्वांटिटी है वो चावल के रूप में हम मान लेते हैं, आप ले रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये चावल है, तो चावल बनाने के लिए यहाँ पर जो पानी चाहिए वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि थोड़े से राइस लिए और उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया ना, वो पानी चाहिए लिमिटेड क्वांटिटी में। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रोमा लैमिनी रहते हैं, ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं कि जितनी आवश्यकता आगे वाटर की होगी उतनी ही सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इधर से क्या आ गया आपका H2O आ गया। और ये पत्तियों की बात हो रही, तो पत्तियों पे लगातार क्या पड़ रहा है, पत्तियों पे लगातार पड़ रहा है प्रकाश। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइट पड़ रहा है, लाइट को हम लोग केमिकल रिएक्शन में डेल H न्यू से लिखते हैं। ठीक है, H न्यू का मतलब होता है फोटान, फोटान जो जिससे प्रकाश बना होता है। ठीक है, फोटान क्या होता है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनसे आपका प्रोटॉन जो रहता है लाइट बनी होती है, और एक फोटान की जो एनर्जी होती है वो h न्यू की इक्वल होती है। h प्लैंक कांस्टेंट होता है और न्यू क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर स्टोमा के ओपन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और साथ में आप ये कह सकते हो स्टोमेटा के ओपन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, और यहाँ पर जो आपका जाइलम है, जाइलम के थ्रू क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, ये आपकी जड़ों से आ रहा है और ये पत्तियों के गार्ड सेल के ओपन करने के द्वारा आ रहा है। ठीक है, स्टोमेटा को ओपन करने के द्वारा आ रहा है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा लाइट की हेल्प में प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, या प्लांट्स की पत्तियों में या प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में भोजन के निर्माण को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये इस रिएक्शन के द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो भोजन का निर्माण है ये किसमें हो रहा है, ये हो रहा है कोशिकाओं में। तो ये कोशिकाओं का क्या हुआ है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, एक उनकी जैविक क्रिया हो गई। ठीक है, तो जो प्लांट सेल रहती है, प्लांट सेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर की हेल्प से H यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है,
प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल द्वारा ये क्या करते हैं, अपने लिए भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हमारे लिए रिलीज करते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि हमारे द्वारा रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे द्वारा रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग के द्वारा और साथ में वाटर का यूज करते हैं और इसी हमारे वेस्ट मटेरियल, भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, तो हमारे वेस्ट मटेरियल को ये यूटिलाइज करते हैं वाटर के साथ में और किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, और अपने लिए क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और ये भोजन क्या होता है, ये भोजन है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, पौधों का भोजन है और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है और इस ऑक्सीजन को ये क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे, ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे और अपने लिए फूड फॉर्मेशन या एनर्जी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फूड फॉर्मेशन तो नहीं करेंगे पर एनर्जी फॉर्मेशन करेंगे, एनर्जी बनाएंगे और उसमें हम लोग फिर से उस रिएक्शन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फिल्म के द्वारा रिसीव किया जाएगा और इसी तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस आपका सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लांट्स के जो सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव किया जाएगा और उसके साथ में ये वाटर का यूज करके प्रेजेंस ऑफ लाइट में अपने लिए ग्लूकोज बनाएंगे और हमारे लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन द्वारा हमारी बॉडी में यानी कि एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में एक ऑर्गेनेल होता है, यहां पर ध्यान दे रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन, है ना, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना कि जो सेल के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज की जाती है वो हमारी सेल द्वारा यानी कि जो एनिमल होते हैं उनकी सेल द्वारा कहां पर रिसीव किया जाता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा रिसीव किया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इसी ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, इसी ऑक्सीजन का यूज करके क्या करेगी, रेस्पिरेशन करेगी। इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, अल्टमैन के द्वारा की गई थी और इसकी जो नेमिंग है यानी कि नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया था, ये बेंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एनिमल सेल में कहां पर, एनिमल सेल के एक ऑर्गेनेल है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया में इस ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा और इस ऑक्सीजन की हेल्प से और साथ में जब हम इन प्लांट्स को खाएंगे, जैसे प्लांट्स का हम गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उसमें हम लोग उनके साथ साथ प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। भाई वो अपने लिए भोजन बनाते हैं तो पूरे प्लांट्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स के जितने भी टिश्यूज होते हैं उन सब में इस फूड का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। भाई भोजन बनाया पत्तियों ने तो अपने लिए तो बनाया नहीं, पेड़ के जितने भी अंग होते हैं सभी के लिए बनाया, तो ये जो ग्लूकोज है ये पेड़ के सभी अंगों में जाता है, ये फ्रूट्स में भी जा रहा है, फ्लावर्स में भी जा रहा है। भाई उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं पौधों को खाते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, हम लोग अगर हिरन को खा रहे हैं या फिर हम लोग किसी जानवर को खा रहे हैं तो वो जानवर भी क्या करते हैं, पहले इन प्लांट्स को खाते हैं ना, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है, उसको अलग देख लिया जाएगा। फिलहाल ये जान लीजिए इस ग्लूकोज का भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फॉर्मेशन में लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्च क्या होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो उसके सिंपल फॉर्म में क्या होते हैं, ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन का यूज करके, अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर आप 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के कॉम्बिनेशन से ये रिएक्टेंट्स आएंगे, जिसके प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और साथ में 6 अणु ऑक्सीजन के बनेंगे। ठीक है,
अब जो एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान देना, यहाँ पर प्लांट सेल में प्लांट के सिर्फ छोटे से कोशिका होंगे। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे प्लांट की बड़ी सी सेल में हम लोग एक छोटे से कोशिका, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन होती है जिसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। और जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल की माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा इसी ऑक्सीजन को रिसीव किया जाएगा और साथ में ये ग्लूकोज भी हम लोग इन्हीं से लेंगे, प्लांट से ही लेंगे। C6H12O6 का यूज करके हम लोग फिर से क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कुल मिलाकर के यही वाली रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का यूज करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, जो इन्होंने रिलीज किया है उसी को हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और साथ में ग्लूकोज का यूज करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं प्लांट से जुड़ा होता है, चाहे हम लोग मांस में खाते हैं या अनाजों में खाते हैं तो मिलता तो प्लांट्स के थ्रू है ना। अगर मांस भी खा रहे हैं मतलब वो चीज शाकाहारी होगी तो वो प्लांट्स को खा रही होगी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी किससे जुड़ी होती है, प्लांट से जुड़ी होती है। तो ये रिएक्शन में क्या होगा, देखिए 6 मॉलिक्यूल फिर से वाटर के बनेंगे और 6 किसके बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। तो बिल्कुल यही रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये रिएक्शन प्लांट्स में होती है, प्लांट्स अपने लिए फूड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि किस में होता है, सेल में होता है। साथ में ये जो प्रोसेस हो रहा है एनिमल सेल में या एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस ना बोल करके यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोल रहे हैं। अब जबकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। यानी कि आप इसको ये बोल सकते हो कि उस ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इस वजह से इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब कोई भी रेस्पिरेशन या एनर्जी फॉर्मेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जैसे फर्मेंटेशन होता है, किण्वन है ना, तो वो क्या होता है, वो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहां पर भी यही इसी टाइप की रिएक्शन होती है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है, बट वो रिएक्शन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। ठीक है, ध्यान देना, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल्स में जो गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन करती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है, साथ में जाइलम के द्वारा वाटर आता है और ये दोनों चीजें कहां पर मिक्स होती हैं, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम लैमेले में। कहां पर ये सारी चीजें होती है, ग्रैनम लैमेले में होती है। ग्रैनम लैमेले में सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपने लिए ग्लूकोज का निर्माण करती है, साथ में हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करती है। ठीक है, हम लोग इसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं, साथ में प्लांट्स के द्वारा जो बनाया गया ग्लूकोज होता है, स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, उसका यूज करते हैं खाने में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में डन होता है। इस रिएक्शन में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज कर देते हैं, जो कि पुनः किसके द्वारा रिसीव किया जाएगा, प्लांट सेल के द्वारा रिसीव किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग इस रिएक्शन में 36 एटीपी का निर्माण भी करते हैं, 36 एटीपी के अणुओं का निर्माण करते हैं। वैसे कहीं पर 38 लिखा होता है, लेकिन 2 एटीपी के अणु किसमें बनते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं, लेकिन उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने अणु बनते हैं यहाँ पर, 36 अणु किसके बनते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बनते हैं। और मैंने बताया था कि इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऊर्जा का सिक्का। जैसे कि बिना नोट के हमको कोई सामान नहीं मिलती है, बिना सिक्के के कोई सामान नहीं मिलती है, वैसे ही हमारे बॉडी की कोई भी कोशिका बिना एटीपी के कोई कार्य नहीं करती है। ठीक है, हमारा कोई भी जो टिश्यू है बिना एटीपी के कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है,
चलिए, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया सेल का, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए सेल के और भी फंक्शन होते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है ना। और ग्रोथ का मेन फैक्टर क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन भी किसके द्वारा की जाती है? सेल के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले एनिमल सेल को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्लांट सेल को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अगर एनिमल सेल को स्टडी कर रहे हैं तो दो चीजें दिमाग में रखिए। पहली चीज तो एनिमल सेल जो होती है, इन एनिमल सेल में एक मेन फंक्शन होता है जो अभी मैंने बताया, सेलुलर रेस्पिरेशन का, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो एनिमल सेल्स होती हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, कि प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो इन दोनों फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए हम इनके ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे कोशिकाओं को देखेंगे और साथ में उनके फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। जो कोशिकाएं होती हैं, एक आप ये कह सकते हो कि जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक ऐसा जीव जिसके अंदर करोड़ों लाखों कोशिकाएं होती है, उनमें सभी कोशिकाएं जो रहती है एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है। कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें एक कोशिका ही टोटल ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। उसको हम लोग अभी क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को भी, और साथ में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर हम लोग सेल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, और सेल स्ट्रक्चर भी किसका रहेगा? एनिमल सेल का रहेगा। सेल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल, ठीक है। प्लांट्स के इसके बाद स्टडी कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में इसका मेन फंक्शन रहता है वो क्या रहता है? अभी मैंने बताया सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया CO2 ऑक्सीजन रिसीव करती है, जो प्लांट्स रिलीज करते हैं उस ऑक्सीजन को रिसीव करती है, और यहाँ पर ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या करती है? ADP को ATP में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। और ATP क्या है यहाँ पर? ये ऊर्जा का सिक्का है, यानी कि जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है टोटल सेल ऑर्गेनेल्स में। ये रिएक्शन कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों बोलते हैं? पावर हाउस किसको बोला जाता है? आपके घरों में जो बिजली आती है वो पावर हाउस से आती है, यानी कि जहां से ऊर्जा का निर्माण होता है, जहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि इसके अगर मैं मेन फंक्शन की बात करूं तो मेन फंक्शन क्या होता है इसका? मेन फंक्शन होता है इसका सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसी सेलुलर रेस्पिरेशन में ये क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? पावर हाउस ऑफ सेल पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है इसमें डीएनए भी पाया जाता है। देखिए डीएनए वैसे तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, लेकिन किसी और अंग में अगर न्यूक्लियस पाया और डीएनए पाया जाता है तो वो क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इट कॉन्सिस्ट डीएनए, ठीक है। डीएनए या तो नाभिक में पाया जाता है बल्क में, या तो थोड़ा बहुत डीएनए की जो क्वांटिटी पाई जाती है उसमें पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य तो हो गया ऊर्जा का निर्माण करना। यहाँ पर आपको ये छोटा सा ऑर्गेनल दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ऑर्गेनल के जैसे यहाँ पर भी ऑर्गेनल दिख रहा है और यहाँ पर भी ऑर्गेनल दिख रहा है, ठीक है। इस कोशिका के अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फिलहाल जिसको भी मैंने हाईलाइट किया है ये है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
यहाँ पर देखिए ये जो छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिनमें ये डॉट्स नहीं लगे हुए इनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप का होता है, सॉफ्ट जिनमें राइबोसोम नहीं चिपक सकते, एक्चुअल में ये चिकनी होती है, इनकी जो सरफेस होती है ये चिकनी होती है। ठीक है, और चिकनी सरफेस होने की वजह से कोई भी चीज इससे चिपक नहीं पाती, बल्कि इसमें अगर इस टकरा जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फिसल जाता है, एक प्रकार से फिसलन होती है इसमें, जैसे चिकनी फर्श होती है तो वहां पर देखो फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, और खासकर अगर आप स्पीड में आ रहे हो तब तो और भी फिसलने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो सेल रहती है बॉक्स की तरह, ठीक है, और इस बॉक्स में पानी भरा हुआ है, और इस पानी को यहाँ पर देखिए कोशिका है, और कोशिका के अंदर द्रव्य भरा हुआ है, इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, तो उसी साइटोप्लाज्मा में ये जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ये सारे तैर रहे होते हैं, और इन सब की कुछ ना कुछ स्पीड होती है, उस स्पीड से तैर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी स्पीड स्लो भी होनी होती है, कहीं पर फास्ट भी होनी होती है। तो इसका जो कार्य होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये क्या करता है कि इससे कोई भी अगर ऑर्गेनल टकरा जाता है, कोई भी ऑर्गेनल अगर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टकरा जाता है तो उसकी गति को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, कि एकदम हल्की स्पीड से आ रहा था लेकिन जैसे इससे टकराया फिसल गया और उसकी स्पीड क्या हो गई, तेज हो गई। जैसे आप पैदल चल रहे हो फर्श में आना, जैसे पैर फिसलता है तो देखो कितनी स्पीड बढ़ जाती है वहां पर, है ना। तो ये जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी जो सरफेस रहती है बहुत ज्यादा चिकनी रहती है, जिसकी वजह से अगर अन्य कोई भी ऑर्गेनल इससे टकराता है तो ये उस ऑर्गेनल को त्वरण प्रदान करता है, एक्सेलरेशन प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो मेन फंक्शन रहता है तो ये एक प्रकार से एक्सेलरेटर है ना। एक्सेलरेटर यानी कि जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको क्या प्रदान करता है, त्वरण प्रदान करता है। और यहाँ पर देखो एक जो आपका बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर के मैंने पास में दिखाया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनमें देखो छोटे छोटे आपके डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे दाने किसके, राइबोसोम के। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर देखिए जो राइबोसोम होते हैं ये न्यूक्लियस से निकलते हैं, यानी कि जो नाभिक होता है, ये जो बीच में सेंटर टाइप में दिख रहा है ना बॉल टाइप में, ये क्या है, न्यूक्लियस होता है, इसको नाभिक बोलते हैं, कोशिका का ये नाभिक होता है। इस नाभिक में क्या होता है, एक कोशिका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं, न्यूक्लाइड बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, और इस केंद्र नाभिक और केंद्रक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एटम्स में पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, अगर सेल में पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में दोनों को न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको भी और इसको भी। तो यहाँ पर देखिए जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के मध्य में एक छोटा सा ऑर्गेनल्स पाया जाता है, इसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, ये केंद्रिका क्या करती है, ये इन छोटे छोटे डॉट्स यानी जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम का निर्माण करती है, इसको फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम लोग हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, ये हो गए भाई सॉफ्ट वाले, जिनपे कुछ चिपका नहीं, कुछ चिपक ही नहीं सकता क्योंकि इतनी इनकी चिकनी सरफेस होती है, और इनकी सरफेस क्या होती है, इनकी सरफेस होती है खुरदरी, तो हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। और जो सॉफ्ट वाले रहते हैं इनको क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका रहते हैं बोलते हैं। ठीक है, तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है यानी कि ये हार्ड वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है कि जितना भी राइबोसोम गैदरिंग राइबोसोम होता है न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा होता है उसको अपनी सरफेस पे चिपकाना। ठीक है, इनकी सरफेस क्या होती है, चिपचिपी टाइप में होती है, खुरदरी टाइप में और चिपचिपी टाइप में। तो जैसे ही राइबोसोम निकल रहा होता है उसके बाद उससे तुरंत इस पे चिपक जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने ढेर सारा राइबोसोम चिपका हुआ दिखाया है, यहाँ पर भी खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई है। तो रेटिकुलम जो है दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, एक्सेलरेटर हो गया, यानी कि जितने भी कोशिकाएं हैं उनको
एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करता है, साथ में क्या हो गया आपका हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कीथ पोर्टर द्वारा की गई थी। ठीक है, ये याद रखना, कीथ पोर्टर ने इनकी खोज की थी और इनका नामकरण किया था। ये दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? होल्डिंग ऑफ राइबोसोम्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट होल्ड्स राइबोसोम्स ये क्या करते हैं? राइबोसोम्स को अपनी सरफेस पे सिर्फ होल्ड करने का काम करते हैं, उनको रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी देखिए ढेर सारे ऑर्गेनिल्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो गया आपका, यहाँ पर एक आपका छोटा सा कोशिकांग दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइसोसोम। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? देखिए जितने भी कोशिकांग हैं यहाँ पर मेनली अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? ये ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सभी कोशिकांगों को गति प्रदान करने का कार्य कर रहा है। जो हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहा है? राइबोसोम के कणों को अपनी सतह पे चिपकाने का कार्य कर रहा है। और जो लाइसोसोम होता है, अब देखिए कोशिका क्या कर रही है? कार्य करने के लिए ऊर्जा का निर्माण कर रही है, ग्रोथ के लिए प्रोटीन का निर्माण कर रही है। लेकिन मैंने बताया था कि नई कोशिकाओं का जन्म कब होता है? जब पुरानी कोशिकाओं का अंत होता है, यानी कि जब पुरानी कोशिका मृत हो जाएगी तभी नई कोशिकाओं का जन्म होगा। तो ये जब पुरानी कोशिका बूढ़ी हो जाएगी, जब पुरानी कोशिका बूढ़ी हो जाएगी तब क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम रहता है ये फट जाता है और इसके अंदर क्या रहते हैं? पॉइजनस एंजाइम्स रहते हैं। इसके अंदर क्या रहता है? आप कह सकते हो कि इसके अंदर रहता है पॉइजन। ठीक है, इसके अंदर पॉइजन रहता है। तो लाइसोसोम जैसे ही फटेगा तो पूरी कोशिका में जहर फैल जाएगा और जितने भी कोशिकांग होंगे वो कोशिकांग क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे। फिर कोशिका क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, कोशिका से नई कोशिकाओं का जन्म होगा। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं का जो अंत होता है, जो कोशिकाएं मरती हैं वो किसकी वजह से मृत होती हैं? लाइसोसोम की वजह से मृत होती है। लाइसोसोम्स में ऐसा क्या पाया जाता है? लाइसोसोम में पाए जाते हैं पॉइजनस एंजाइम्स। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? किसने डिस्कवर किया था लाइसोसोम को? तो ये डिस्कवर किया गया था डी डुबे के द्वारा। ठीक है, डी डुबे ने क्या किया था? लाइसोसोम की खोज की थी। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका का अंत करना। ठीक है, यानी कि ये कोशिका को मार, जितने भी हैं बाकी सभी कोशिका की हेल्प कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। ये बंदा क्या कर रहा है? ये कोशिका का अंत कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो कोशिका का एक अंग तो ये भी है, यानी कि ये स्वयं को मार के ही सबको मार रहा है। जब ये फटेगा यानी कि स्वयं को मारेगा तभी क्या क्या होगा? पूरी कोशिका के सभी कोशिकाओं का अंत होगा। अभी इसका मतलब क्या है कि जो स्वयं को मार रहा है तो ये क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइड वेसल ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसके फटने से सबकी मृत्यु होती है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? एटम बम ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एटम बम ऑफ सेल। इसी कोशिका के एटम बम भी कहते हैं, इसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड वेसल बोलते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका का अंत करना। अंत कैसे होता है? ये जब फटता है तो इसके अंदर से ढेर सारे पॉइजन्स निकलते हैं और उन पॉइजन्स के कोशिका में घुलने के कारण सभी कोशिकाएं क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइसोसोम। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनेल्स दिखा रखा है। इस ऑर्गेनेल्स का नाम है सेंट्रोसोम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। एक्चुअल में जब एक कोशिका का विभाजन होता है
कोशिका जब विभाजन होता है, वो कोशिका नई कोशिकाओं में टूटने को होता है, तो उस समय कोशिका विभाजन के समय उस कोशिका में एक बेस होता है। भाई मान लेते हैं ये पेन एक कोशिका है और इसको टूटना है, तो तोड़ने के लिए यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, इसके बीच में कहीं पर आधार बनाना पड़ेगा, तभी तो आप इसको तोड़ पाओगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है कि बीच में कोशिका जो रहती है इसमें एक गांठ पड़ने लगती है और यहाँ पर एकदम पतली होती जाती है, और पतली होती होती क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से पहले सेल है ना, फिर क्या होगी, थोड़ा इस तरीके से होगी, तो वो गांठ बन गई, फिर ये गांठ क्या हो जाएगी, एकदम पतली हो जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ से कोशिका टूट जाएगी, तो एक कोशिका इधर बनेगी और एक कोशिका इधर बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो कोशिका विभाजन के समय यहाँ पर क्या होता है कि इसके सेंटर में किसी न किसी चीज को क्या करना पड़ता है, आधार का कार्य करना पड़ता है। यानी कोशिका विभाजन के लिए आधार का निर्माण होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो आधार का निर्माण होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। तो सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में, यानी कि जब कोशिका विभाजन होना होता है, मेरी स्पीड बढ़ गई है, एक्चुअली यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है आज, मैं आप लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ, स्पीड इसी वजह से बढ़ी हुई है, ठीक है। जब कोशिका विभाजन होना होता है तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका को जो आधार देता है या कोशिका में जो आधार का निर्माण करता है वो कौन होता है, सेंट्रोसोम होता है। यहाँ पर देखिए ये जो आधार बनता है, इस आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, इस आधार को बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये सेंट्रोमियर जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, ये सेंट्रोसोम के द्वारा बनाया जाता है। मतलब अगर किसी भी कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होगा तो उस कोशिका में विभाजन नहीं होगा और उस चीज में ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नई कोशिकाएं नहीं बनेगी। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये बेस का निर्माण करता है। कुल मिलाकर के सेंट्रोसोम का जो डिस्कवरी है वो देख लेते हैं, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो डिस्कवर्ड बाय बोवेरी, है ना, बोवेरी ने इसकी खोज की थी, किसकी, सेंट्रोसोम की। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन के समय आधार का निर्माण करना, सेंट्रोमियर का निर्माण करना, ताकि कोशिका विभाजन पॉसिबल हो पाए, ठीक है। ये जिन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है उन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन भी नहीं होता है। जितनी कोशिकाएं जन्म के समय रहेंगी उतनी ही मृत्यु के समय भी रहेंगी, ठीक है। और ऐसा किसमें होता है, न्यूरॉन्स रहती है। कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं रहती हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बाकी कोशिकाओं में तो पाया जाता है लेकिन सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इस वजह से जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। वो कोशिकाएं जितनी जन्म के समय रहती हैं उतनी ही मृत्यु के समय भी रहती है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन किस कोशिकांग के न होने की वजह से होता है, तो भाई कोशिका विभाजन तो सेंट्रोसोम ही करता है। अब यही उपलब्ध नहीं होगा वहां पर, इसी वजह से उसमें क्या होता है, आपका कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसके अलावा भी देखिए ढेर सारे कोशिकाएं यहाँ पर, जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो छोटे छोटे दाने मैं बता रहा था जिनको मैं राइबोसोम्स प्रोनाउंस कर रहा था, ठीक है, ये राइबोसोम्स की डिस्कवरी के बारे में ढेर सारी चीजें आपने पढ़ी होगी कि 1953 में सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा, रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा ये एनिमल सेल में, कहां पर, एनिमल सेल में डिस्कवर किया गया, ठीक है। राइबोसोम जो है सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा एनिमल सेल में देखा गया। फिर 1955 में पैलाडे के द्वारा ये प्लांट सेल में देखा गया, ठीक है। और 1958 में रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, रॉबर्ट के द्वारा, ठीक है। तो राइबोसोम जो है रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा इसको 1953 में देखा गया एनिमल सेल में। फिर 1955 में पैलाडे के द्वारा इसको प्लांट सेल में देखा गया और 1958 में रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया, ठीक है।
सारी चीजों को देखते रहना, ठीक है, कौन किसकी खोज किया है, बाद में लिख देंगे वैसे तो, और अच्छे से उसको स्टडी कर लेना। अब देखिए यहाँ पर राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, सेंट्रोमियर का काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ये ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्सेलरेटर का कार्य कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर जो राइबोसोम रहता है, राइबोसोम क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाई गई ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। क्या बनाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, उस मेन फंक्शन में आप कह सकते हो कि प्रोटीन का ये सिंथेसिस करता है, ठीक है, निर्माण करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो अमीनो एसिड्स रहते हैं, जो गैदरिंग अमीनो एसिड्स रहते हैं, उन अमीनो एसिड्स को कच्चे माल के रूप में यूज करता है। मान लेते हैं भाई राइबोसोम को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ सेल, कोशिका की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण कर रहा है, इस वजह से इसको प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिका की भी फैक्ट्री कहते हैं। और साथ में जो राइबोसोम रहते हैं ये कहां पर बनते हैं, अभी मैंने बताया था कि राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियस यानी केंद्रिका द्वारा होता है। केंद्रिका इन राइबोसोम का निर्माण करती है, इसलिए केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं। जहां पर राइबोसोम का निर्माण होगा उसको राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रक को बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, वो राइबोसोम को बोला जाता है, इसी को बोला जाएगा कोशिका की भी फैक्ट्री, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। अब ये जो राइबोसोम है ये एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है जिसको पहले तो चाहिए रॉ मटेरियल, भाई कच्चा माल चाहिए। जैसे कोई फैक्ट्री होती है जो बिस्किट का निर्माण कर रही है, ठीक है, भाई बिस्किट बना रही है और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस फैक्ट्री में बिस्किट निर्माण के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, मतलब आटा चाहिए, चीनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें चाहिए। तो रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पर देखना जो राइबोसोम है वो तो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को क्या बोल रहे हैं, ये फैक्ट्री है राइबोसोम, और इसके अंदर इसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल के रूप में किसका इस्तेमाल करती है, अमीनो एसिड का इस्तेमाल करती है। ये किसके द्वारा प्रोटीन बनाती है, अमीनो एसिड के द्वारा प्रोटीन बनाती है। जैसे बिस्किट किसके द्वारा बनते हैं, आटे और चीनी के द्वारा बनते हैं, ठीक है। वैसे ही ये अमीनो एसिड्स को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती है, ठीक है। अब किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ कच्चे माल से तो बिस्किट बन नहीं जाएंगे, बिस्किट बनाने के लिए फैक्ट्री की मशीनों को चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और फैक्ट्री की मशीनें कब चलेंगी, जब उसको ऊर्जा मिलेगी, जब उसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब जाएगी फैक्ट्री में तभी तो फैक्ट्री की मशीनें चलेंगी। तो इसको और क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यहाँ पर यहाँ आप कह सकते हो ऊर्जा है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा, पावर हाउस देगा। और पावर हाउस कौन होता है यहाँ पर सेल में, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण तो हो रहा है राइबोसोम के अंतर्गत, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो गैदरिंग अमीनो एसिड्स रहते हैं, जो इधर अमीनो एसिड्स घूम रहे होते हैं, वो क्या करता है, राइबोसोम उनको रिसीव करता है और उन्हीं अमीनो एसिड्स की हेल्प से यहाँ पर क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेगा। देखो रॉ मटेरियल कच्चा माल मिल गया, पावर हाउस यानी कि फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गई। अब क्या चाहिए भाई, अब चाहिए इसको, देखिए इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अभी इसके पास कोई इंजीनियर, कोई मैकेनिक नहीं है। देखिए जब भी कोई फैक्ट्री को मटेरियल बनाना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है, तो सबसे पहली चीज तो जितनी डिमांड होती है उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। भाई ये प्रोटीन का निर्माण करेगा और उसके बाद इन सबको प्रोटीन बांटेगा, ये सब लोग खाओ और अच्छे से ग्रोथ करो, ठीक है, ताकि आप जिस ऑर्गेनिज्म की सेल हो उसका बॉडी क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है। तो इसके लिए सेल की ग्रोथ जरूरी है, और सेल की ग्रोथ जो है इन सारे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। यानी कि ये जो प्रोटीन इन राइबोसोम्स में बन रही होती है, ये सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है, ये सभी को दी जाती है, ठीक है।
अब जैसे कि एक फैक्ट्री बिस्किट का निर्माण कर रही है और उस बिस्किट को पूरी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो उस फैक्ट्री को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में कितनी डिमांड है। ये नहीं आपने बल्क में बिस्किट बना दिया और उतनी डिमांड ही नहीं है तो बिस्किट क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है, बिल्कुल वही चीज। तो इस फैक्ट्री को क्या चाहिए, इस फैक्ट्री को चाहिए सजेशन, इसको कोई सुपरवाइज करे कि कितना निर्माण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सुपरवाइजर की नीड होती है इस फैक्ट्री को, और यहाँ पर सुपरवाइजर का कार्य कौन करता है, सुपरवाइजर का कार्य करता है आरएनए, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा आरएनए सुपरवाइजर का कार्य करता है, एमआरएनए कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो नाभिक होता है, जो सेंटर पे नाभिक है, सॉरी केंद्रक है, इस केंद्र को यहाँ पर ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है ये केंद्रक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस में पहली चीज तो ये छोटा सा ऑर्गेनेल है जिसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था आपका राइबोसोम का निर्माण कर रहा था, ठीक है। राइबोसोम जो बाहर चिपके हुए हैं अंदर से बन के निकले हैं, ठीक है, न्यूक्लियाइड। दूसरा यहाँ पर देख रहे होंगे ये धागा है, इस धागे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये बाद में क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, अभी आप इसको क्रोमैटिन थ्रेड बोलेंगे, ठीक है। क्रोमैटिन के धागे, एक्चुअल में इन्हीं धागों से बाद में गुणसूत्र का निर्माण होगा, ठीक है। ये क्रोमैटिन होते हैं और साथ में इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 टाइप के आरएनए होते हैं, ठीक है। एक टीआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है और एक आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो मैसेज लेकर के आता है, कहां से, न्यूक्लियस से। ये नाभिक जो है यानी कि जो केंद्रक है, ठीक है, इस केंद्रक में 3 टाइप के आरएनए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। तो इसी केंद्रक में आपका क्या होता है, आरएनए के साथ साथ डीएनए भी होता है। तो ये डीएनए देखो क्या करता है, डीएनए मार्केट एनालाइज करके बताता है आरएनए को कि कितना प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट की जो सजेशन है वो लेकर के आता है फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम में, कौन लेकर के आता है, मैसेंजर आरएनए लेकर के आता है। यानी कि यह डिसाइड करता है कि कितनी देर मशीनें चलेंगी, कौन सी मशीन चलेगी, कितना प्रोडक्ट बनना है, सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, डीएनए करेगा। और स्वयं नहीं जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में किसको भेजता है, आरएनए को भेजता है, ठीक है। और इसमें जो एमआरएनए है वो मैसेज को, डीएनए का मैसेज है, कौन लेकर के आ रहा है, एमआरएनए लेके आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर बोलते हैं। ये सुपरवाइजर क्या करता है, इस मैसेज को यानी कितना प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, ये राइबोसोम को बताता है। तो सुपरवाइजर की कमी पूरी हो गई, ठीक है। इसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंजीनियर ऑफ सेल। डीएनए को क्या बोलते हैं, इंजीनियर ऑफ सेल बोलते हैं। एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट बनाना है, ये सारी चीजें मार्केट एनालिसिस सब यही करता है। जैसे कि आज के टाइम में एमबीए होता है, बिल्कुल वैसे क्या ना, फिलहाल तो इसको यहाँ पर इंजीनियर बोल रहे हैं हम लोग। इंजीनियर ऑफ सेल किसको बोलते हैं, डीएनए को बोलते हैं। और इंजीनियर और आरएनए सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं, इन्हीं का पूरा कंट्रोल होता है इस फैक्ट्री पे, कितना प्रोडक्ट बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आरएनए और डीएनए डिसाइड करते हैं। कुल मिलाकर के मेन डिसीजन तो डीएनए के द्वारा लिया जाता है, लेकिन इस मैसेज को फैक्ट्री तक कौन लेके जाता है, आरएनए लेके जाता है, ठीक है। और आरएनए में भी कौन सा आरएनए, एमआरएनए, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इस नाभिक के द्वारा ही सारा कंट्रोल किया जाता है। राइबोसोम वैसे बनाता भी तो इसको नाभिक ही है ना, राइबोसोम का निर्माण कौन कर रहा है, वो भी केंद्रक ही कर रहा है। तो केंद्रक क्या करता है, केंद्रक का कंट्रोल भी रहता है। टोटल राइबोसोम में किसका कंट्रोल रहेगा, केंद्रक का कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफिस ऑफ या कंट्रोल ऑफिस ऑफ सेल। इसको पूछकर तो क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑफिस बोलते हैं। यानी कि इसी ऑफिस में डीएनए रहता है, इसी ऑफिस में आरएनए रहता है और इसी ऑफिस द्वारा पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है। अब इन सारी चीजों की हेल्प से
जो राइबोसोम है भाई, इसको कच्चा माल मिल गया, इसको इंजीनियर मिल गया, इसको सुपरवाइजर मिल गया, इसको ऑफिस मिल गया, एग्रीकल्चर सा फैक्ट्री तो है ही ये स्वयं में। तो ये सारी चीजों से क्या करेगा, ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। और ये जो प्रोटीन बनाएगा, कौन बना रहा है, राइबोसोम में बन रहा है ना। ये बना बनाया प्रोटीन अभी क्या होगा, ये लेबर्स के द्वारा, ये किसी के द्वारा क्या किया जाएगा, पूरी सेल ऑर्गेनल्स को, जितने भी कोशिका के अंग है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो राइबोसोम हो गया। राइबोसोम के साथ देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गेनिल्स मैंने ये बना रखा है, डंबल टाइप में होता है ना, तरीके से कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से है। ये जो रहता है आपका, ये क्या रहता है आपका, इसको बोलते हैं गाल्जी बॉडी, गाल्जी अपरेटस भी बोला जाता है एक्चुअली इसको। ये आपका गोल्जी बॉडी, ये इसी को बोलते हैं गोल्जी अपरेटस, गाल्जी काय बोलते हैं। ठीक है, तो जो गोल्जी बॉडी रहती है, इसकी डिस्कवरी किसने की, नाम से ही क्लियर है, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है, उस प्रोटीन को पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। जैसे बिस्किट बन गए तो बिस्किट को फैक्ट्री में छोटे छोटे पैकेट्स में भरना, और फिर पैकेट्स में भरने के बाद क्या करना, उसको मार्केट में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का पुटिकाकरण करता है, उनको पैकेट्स में भरता है। तो इसका जो मेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ये पहले तो पैकेजिंग करता है प्रोटीन की, है ना, पैकेजिंग करता है, और दूसरी चीज उसके बाद क्या करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। पैकेजिंग करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी को जाकर के। ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडी है, ये क्या करेगा, जो भी प्रोटीन यहाँ पर बन रही है, ये जा करके वहां पर जाकर के प्रोटीन का पुटिकाकरण करेगा, प्रोटीन के पैकेट्स बनाएगा, और उन फिर पैकेट्स को सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कुल मिलाकर के ये डिसाइड करता है कि किसको कितना प्रोटीन देना है। ठीक है, मेनली ये डिसीजन आरएनए और डीएनए के द्वारा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब ये पैकेट्स बनाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा होता है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, भाई मार्केट में कौन डिसाइड करता है कि ट्रक में कितना माल जाएगा, कितना माल किधर जाना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ट्रैफिक पुलिस डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये क्या हो गया, आपका गोल्जी अपरेटस हो गया, यानी कुल मिलाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन पे किसका कंट्रोल है, कौन सुपरवाइज कर रहा है, क्या रॉ मटेरियल है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, अब सभी ऑर्गेनिल्स प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, रिसीव करने के बाद क्या करेंगे, प्रोटीन की हेल्प से सभी ग्रोथ करेंगे, और सभी जब ग्रोथ करेंगे तो कोशिका जब का भी ग्रोथ होगा, भाई देश का हर नागरिक ग्रोथ करेगा तो देश भी ग्रोथ करेगा। बिल्कुल वैसे ही मोदी जी की थीम पे कोशिका भी रहती है। अब यहाँ देखिए, जो सेंटर में आपका आरएनए और डीएनए रहता है, ठीक है, या आप ये कह सकते हो जो केंद्रक है, ये केंद्रक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन है ना, हुक ने तो निर्जीव कोशिका की खोज की थी, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा क्या किया जाता है, कोशिका में केंद्रक की खोज की जाती है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में होती क्या है, सबसे पहली चीज तो न्यूक्लियड होती है, न्यूक्लियड। ठीक है, न्यूक्लियड यानी कि केंद्रिका। इस केंद्रिका की खोज किसके द्वारा की जाती है, इस केंद्रिका की खोज की जाती है फोटाना के द्वारा, फोटाना डिस्कवर करते हैं। ठीक है, ये केंद्रक है, और केंद्रक के मध्य में क्या है,
इसके मध्य में एक छोटा सा बॉल है, उस बॉल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों से राइबोसोम निकलता है जो कि बाहर की सरफेस पे लगा हुआ है, ठीक है। और इस केंद्रिका की खोज किसके द्वारा की जाती है? इस केंद्रिका की खोज फोटाना के द्वारा की जाती है। और नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? नामकरण किया जाता है बोमन के द्वारा, ठीक है। तो बोमन क्या करता है? इसका निर्माण करता है। खोज किसके द्वारा की जाती है? फोटाना के द्वारा की जाती है। और इस न्यूक्लियोटाइड का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का निर्माण करना, यानी कि वो राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है उसका निर्माण कौन कर रहा है? ये केंद्रिका कर रही है, न्यूक्लियोटाइड कर रहा है। क्लियर? इसके साथ साथ देखिए न्यूक्लियस में और क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए सबसे पहली चीज तो जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वहां पर एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, एक सुपरवाइज कर रहा है और एक इंजीनियर है, ठीक है। साथ साथ में जो जेनेटिक प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है, जो माता पिता के गुण रहते हैं जो बच्चों में जाते हैं ट्रांसफर करके, उनके लिए कौन उत्तरदायी होता है? वो चीज भी कौन डिसाइड करता है? डीएनए डिसाइड करता है कि माता पिता के कौन से गुण बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो जो जेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए उत्तरदायी रहता है वो भी कौन रहता है? डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर देखिए जो तीसरा पोर्शन है वो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे एक्चुअली जो डीएनए रहता है, डीएनए और आरएनए को मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, ठीक है। डीएनए और आरएनए किसमें है? ये जो क्रोमैटिन धागा बनाया गया, ठीक है। जो क्रोमैटिन धागा है, क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड। ये क्रोमैटिन थ्रेड में ही दोनों चीजें हैं, इसमें आरएनए भी है और डीएनए भी। ये धागा है, ये धागा ही क्रोमैटिन थ्रेड की लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि हम पूरे अंतरिक्ष को कई बार घुमा सकते हैं, पूरे अंतरिक्ष को कई बार इसमें राउंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना लंबा होता है, ठीक है, ये क्रोमैटिन थ्रेड। ये जो क्रोमैटिन थ्रेड रहता है ये एक्चुअल में डीएनए, आरएनए और हिस्टोन नाम के एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए किसका रूप है? सॉरी किसमें पाया जाता है? तो क्रोमैटिन थ्रेड में पाया जाता है। यही क्रोमैटिन थ्रेड आगे चल करके गुणसूत्र बनता है, ठीक है। क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है, क्रोमोसोम बनता है। और इस क्रोमैटिन थ्रेड की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेमिंग ने गुणसूत्र की खोज की, फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन धागों की खोज की। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यही डीएनए और आरएनए यानी गुणसूत्र जो रहते हैं ये आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जो तीसरा यहाँ पे पोर्शन है जो एक न्यूक्लियस में पाया जाता है वो नाभिक यानी केंद्रक का द्रव होता है। भाई ये जो न्यूक्लियस रहता है इसमें लिक्विड भी पाया जाता है, जैसे कि यहाँ बाहर लिक्विड पाया जा रहा है वही लिक्विड अंदर भी पाया जा रहा है। ध्यान देना कि जो द्रव कोशिका में फैला होता है, ये जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं इन छिद्रों की सहायता से वो द्रव क्या होता है? अंदर भी पहुंच जाता है। और जितना द्रव का भाग अंदर पहुंच जाएगा, यहां पर ध्यान देना कि जो सेल में लिक्विड होता है, सेल में जो लिक्विड होता है वो एक ही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ये कौन सा लिक्विड होता है? एक कुल मिलाकर के ये होता है प्लाज्मा, ठीक है। सेल लिक्विड क्या होता है? प्लाज्मा होता है। जितना प्लाज्मा बाहर रहता है, केंद्रक के जितना बाहर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मा। वो क्या है आपका? साइटोप्लाज्मा। इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। और इसी कोशिका द्रव्य का जितना भाग केंद्रक के अंदर चला जाएगा, जितना भाग केंद्रक के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मा बोलेंगे। वो है दोनों चीजें एक ही, जो अंदर है वो भी कोशिका द्रव्य ही है, लेकिन कोशिका द्रव्य का वो भाग जो नाभिक में प्रवेश कर जाता है, केंद्रक में प्रवेश कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोटोप्लाज्मा की जो खोज है वो डिस्कवर बाय किसके द्वारा है भाई? खोज किसके द्वारा की गई थी? परकिंजे के द्वारा की गई थी, ठीक है। परकिंजे ने इसकी खोज की।
किसकी खोज? प्रोटोप्लाज्मा, यानी जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई? परकिंजे के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बताया गया कि जो जीव द्रव्य होता है, जब तक ये जीव द्रव्य रहेगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा भाई नाभिक है, नाभिक के अंदर नाभिक बॉल जैसा है और नाभिक के अंदर गुणसूत्र है, उसी में डीएनए है, उसी में आरएनए है, सारी चीजें, और उसमें एक लिक्विड है प्रोटोप्लाज्मा, और उसकी प्रोटोप्लाज्मा में सारी चीजें तैर रही होती है, ठीक है, वो सारी चीजें तैर रही होती है। और ये प्रोटोप्लाज्मा एक प्रकार से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी इसके अंदर कोशिकाएं होते हैं उन सबको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिल रहे होते हैं, पोषण कहां से मिल रहा होता है? इसी प्रोटोप्लाज्मा के द्वारा मिल रहा होता है। इसी प्रोटोप्लाज्मा में क्या होता है आपका, एक्चुअल में ये जो प्रोटोप्लाज्मा है, ध्यान देना, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्मा में 34% जो रहता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, ये लिक्विड है, ठीक है। 34% जो प्रोटोप्लाज्मा रहता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, यानी फैट, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें ये ऑर्गेनिक होती है, ठीक है। और जो 66% रहता है प्रोटोप्लाज्मा, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या रहते हैं आपके? मिनरल्स और वाटर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्मा रहता है कुल मिलाकर के पोषण से भरपूर होता है, और यहाँ पर डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोइड, इन सबको पोषण कहां से मिल रहा है? प्रोटोप्लाज्मा से मिल रहा है, ठीक है। अगर प्रोटोप्लाज्मा ना हो तो इन डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोइड, इन सबको पोषण नहीं मिलेगा, और जब पोषण नहीं मिलेगा तो ये कार्य करना बंद कर देगी, केंद्रिका कार्य करना बंद कर देगी, तो राइबोसोम नहीं बनेगा, राइबोसोम नहीं बनेगा तो जब फैक्ट्री नहीं होगी तो प्रोटीन कौन बनाएगा, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोशिका ग्रोथ नहीं करेगी, और कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इस वजह से इसको क्या माना जाता है? प्रोटोप्लाज्मा को कोशिका के जीवन का आधार माना जाता है, कोशिका के जीवन का आधार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तक जीव द्रव्य है तभी तक कोशिका का अस्तित्व भी है, जब जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो कोशिका भी नहीं रहेगी। इसको जीवन का आधार किसके द्वारा बताया गया? हक्सले के द्वारा बताया गया, ठीक है। हक्सले ने क्या बताया कि जो जीव द्रव्य होता है वही कोशिका के जीवन का आधार होता है। किसी भी जीव की कोशिका तभी तक जीवित रह सकती है जब तक उसमें जीव द्रव्य मौजूद है, ठीक है। इसके बाहर जो पोर्शन पाया जाता है जीव द्रव्य का, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि कोशिका में एक यहाँ पर कोशिका मैंने बनाया हुआ है जिसको आप देख रहे होंगे एकदम ये एक्स शेप में, इसको रिक्तिका बोलते हैं, वक्यूल। एक्चुअल में ये जो प्लांट्स में होती है वक्यूल, ये काफी बड़ी होती है, ठीक है, और एनिमल्स में ये क्या होती है? छोटी होती है। एनिमल्स में वक्यूल यानी कि रिक्तिका का जो साइज रहता है ये क्या रहता है? छोटा रहता है, और जबकि प्लांट्स में इसका साइज क्या होता है? काफी बड़ा होता है। इस रिक्तिका को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनेल सेल। ये कोशिका का निर्जीव अंग होता है। इसका कुछ वैसे मेन फंक्शन तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, पर कुल मिलाकर के इसमें क्या होते हैं? मिनरल्स और वाटर होता है। तो जब कभी कोशिका को आवश्यकता होती है मिनरल्स वगैरह की, तो क्या करता है कोशिका? मिनरल्स और वाटर इससे ले लेता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य होता है मिनरल्स और वाटर जैसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर करके रखना, और जब कोशिका को आवश्यकता पड़ती है तो इसी से ले लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो सेल है, सेल के आउटर स्ट्रक्चर में देखिए दो परतें दिखाई गई हैं। इन परतों को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि जो कोशिका का आवरण होता है, इसी तरह आवरण देखिए केंद्रक में भी बना हुआ है जिसको केंद्रक आवरण बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरीके का आवरण क्या रहता है? कोशिका में बना होता है, और इस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या होता है आपका? सेल मेम्ब्रेन होता है। वैसे तो ये डुअल लेयर होती है, एक इनर सेल मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ है सेल में, और जो बाहर की तरफ है उसको क्या बोलते हैं? आउटर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक जिन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी, उन्होंने सजीव कोशिका में अगर कुछ खोजा है तो वो क्या है? कोशिका आवरण है, ठीक है।
सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की है। इसका देखिए जो मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, तो पहली चीज तो ये रहता है कि कोशिका जो रहती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चीजों को ट्रांसफर करते करते सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। भाई मान लेते हैं ये आपकी उंगली है और ये आपकी आंख है, ठीक है, और यहाँ पर इस उंगली को चाहिए कोई भी चीज, जैसे टूट गई हो प्रोटीन की आवश्यकता है, तो ये देखिए कोशिका भी कोशिका ही ट्रांसफर की जाएगी ना, है ना, कोशिका भी कोशिका ट्रांसफर की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इस कोशिका में आएगा पहले, फिर ये कोशिका आगे वाली कोशिका को ट्रांसफर करेगी, इस तरीके से ट्रांसफर होता रहेगा। कोई भी चीज अगर रिसीव की जा रही है दूसरी कोशिका से तो वो इसके अंदर एंटर तो इसी के द्वारा करेगी ना। अब कोशिका को देखिए क्या लेना है, यानी कि उसके लिए क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, ये सारी चीजें तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करता है कि किसी भी सेल को क्या ऑब्जर्व करना है और क्या इमिट करना है, क्या अंदर लेना है और क्या बाहर निकालना है, ठीक है। तो कोशिका में जितनी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करती है ये सेल मेम्ब्रेन, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन का निर्माण किससे होता है, इस सेल मेम्ब्रेन का निर्माण प्रोटीन और लिपिड से होता है। लिपिड्स मतलब फैट एंड ऑयल, फैट और ऑयल, तो इसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन और लिपिड से होता है, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, ये डिसाइड करती है कि सेल को क्या ऑब्जर्व करना है और क्या इमिट करना है, ठीक है। सेल में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, तो सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है। और साथ साथ में सेल मेम्ब्रेन कोशिका को बाहरी जो आघात होते हैं उनसे बचाती है, यानी कि अगर बाहर से कोई चोट पहुंचा रहा है कोशिका को, अगर जैसे हम आपके हाथ को मारते हैं इस तरीके से तो कोशिका फट तो नहीं रही है ना, कोशिका से ब्लीडिंग हो रही है इस तरीके से, जब तक कटेगी नहीं है ना। तो जो बाहरी आघात होते हैं उनसे कोशिका को कौन बचाता है, ये सेल मेम्ब्रेन बचाती है, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल के साथ साथ हम लोग न्यूक्लियस को थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसका जो जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है उसको डिस्कस करेंगे। बॉडी में कौन सी सेल बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, और कुछ स्पेशल टाइप की जो सेल होती है उनको डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे और इस तरीके से सेल को पहले हम लोग ब्रीफली पढ़ लेंगे, फिर सेल में जो नई नई डिस्कवरी हुई होगी, स्टेम सेल थेरेपी है ना, और भाबाट्रॉन, संजीवनी वगैरह, इन सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। ओके, बाय बाय।